आज हम बात करने वाले हैं अडेप्ट बाय टिम हार्फर्ड बुक के बारे में। अक्सर हम लाइफ में सोचते हैं कि पहले परफेक्ट प्लान बन जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए, तब जाकर कोई नया स्टेप लेना चाहिए। लेकिन सच ये है कि सक्सेस कभी भी परफेक्ट प्लानिंग से नहीं आती, बल्कि लगातार छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से आती है। एक्सपेरिमेंटेशन एक ऐसी पावरफुल अप्रोच है जो आपकी थिंकिंग को खोलती है, आपको न्यू पॉसिबिलिटीज दिखाती है और आपको ऐसे रास्तों तक ले जाती है जिनके बारे में आपने पहले कभी इमेजिन भी नहीं किया होता। जब आप एक्सपेरिमेंटिंग शुरू करते हो तो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, रिस्क लेते हो और खुद को रियल लर्निंग के मैदान में उतारते हो। यही वो जगह है जहां सबसे तेज ग्रोथ होती है। लाइफ में कोई भी बड़ा रिजल्ट एक ही बार में नहीं मिलता, चाहे साइंटिस्ट हो, आर्टिस्ट हो या कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति, सबने अपनी जर्नी एक्सपेरिमेंट से शुरू की। उन्होंने ट्राई किया, फेल हुए, फिर वो फेल उन्हें सिखाता गया कि अगला कदम क्या होना चाहिए। जब हम एक्सपेरिमेंटेशन माइंडसेट अपनाते हैं तो हम फेलियर्स को एनिमी की तरह नहीं देखते, बल्कि उन्हें एक फीडबैक सिस्टम की तरह यूज करते हैं। हर बार जब कुछ काम नहीं करता, वो हमें बताता है कि किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए और किस डायरेक्शन को छोड़ देना चाहिए। यही फीडबैक फ्यूचर सक्सेस का सबसे बड़ा फ्यूल बनता है। इमेजिन करो कि अगर थॉमस एडिसन ने पहली 10 कोशिशों के बाद बल्ब बनाना छोड़ दिया होता तो शायद आज दुनिया थोड़ी देर में अंधेरे में डूब जाती। उन्होंने कहा था, I didn't fail 10,000 times, I discovered 10,000 ways that do not work। ये लाइन एक्सपेरिमेंटेशन की पूरी फिलॉसफी को परफेक्ट तरीके से एक्सप्लेन कर देती है। जब आप कुछ नया ट्राई करते हो, जैसे न्यू स्किल सीखना, बिजनेस शुरू करना, ऑनलाइन कंटेंट बनाना या कोई प्रोजेक्ट शुरू करना, तो शुरुआत में बहुत सारी चीजें गलत होंगी, लेकिन हर गलत आउटकम आपको ये क्लैरिटी देता जाएगा कि सही दिशा क्या है। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ भी करना शुरू कर दो। इसका मतलब है छोटे छोटे कंट्रोल्ड टेस्ट्स करना। जैसे वैज्ञानिक लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो बड़े सवालों को छोटे टेस्ट्स में तोड़ते हैं और हर टेस्ट से डेटा कलेक्ट करते हैं। इसी तरह लाइफ में भी हर नई कोशिश को एक स्मॉल टेस्ट की तरह ट्रीट करो। इससे प्रेशर कम होता है, फियर कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब रिजल्ट अच्छा मिले तो उसे स्केल करो, जब रिजल्ट खराब मिले तो उसे रिफाइन करो या ड्रॉप कर दो। यही स्मार्ट एक्सपेरिमेंटेशन है। बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनको लगता है कि पहले सभी आंसर्स मिलने चाहिए, लेकिन लाइफ का खेल अलग है। आंसर्स रास्ते में ही मिलते हैं। शुरुआत करनी पड़ती है, मूवमेंट क्रिएट करनी पड़ती है। अगर आप फर्स्ट स्टेप नहीं लेते तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास से साइलेंटली गुजर जाती हैं। एक्सपेरिमेंटेशन आपको एक्शन मोड में ले जाता है और जैसे जैसे आप एक्शन में रहोगे वैसे वैसे आपकी क्लैरिटी भी बढ़ती जाएगी। क्लैरिटी एक्शन से आती है, ओवर थिंकिंग से नहीं। एक्सपेरिमेंट करने से आपका दिमाग नए पैटर्न्स पहचानने लगता है, क्रिएटिविटी खुलती है, आप वही चीजें अलग एंगल से देखने लगते हो। कोई भी वर्ल्ड क्लास क्रिएटर एक ही बार में मास्टरपीस नहीं बनाता। म्यूजिक कंपोजर्स हजारों मेलोडीज ट्राई करते हैं, राइटर्स कई ड्राफ्ट्स लिखते हैं, बिजनेस लोग कई वर्जन्स टेस्ट करते हैं। दुनिया सिर्फ उनका फाइनल आउटपुट देखती है, पर वो आउटपुट एक्चुअली हजारों एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट होता है। इसलिए अगर शुरुआत में आपकी कोशिशें मैसी, इम्परफेक्ट या कंफ्यूजिंग लगें, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि आप सही रास्ते पर हो। जब आप एक्सपेरिमेंटिंग करते हो तो आप फियर को वीकन करते हो। फियर हमेशा अननोन से आता है और एक्सपेरिमेंटेशन अननोन को नोन बना देता है। जैसे ही आप ट्राई करते हो, सडनली फियर की जगह अवेयरनेस आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो तो पहले ये मत सोचो कि आपका नीच क्या होगा, आपके 100 वीडियोस किस टॉपिक पर होंगे या लॉन्ग टर्म प्लान क्या होगा। पहले 5 छोटे वीडियोस बनाओ और अपलोड करो। इन्हीं 5 वीडियोस से आपको ये समझ आने लगेगी कि ऑडियंस को क्या पसंद है, आपको किस टॉपिक पर एनर्जी मिलती है, किस एडिटिंग स्टाइल पर एंगेजमेंट बढ़ता है। ये स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स आपको उस क्लैरिटी तक ले जाएंगे जो प्लानिंग से कभी नहीं मिलती। एक्सपेरिमेंटेशन आपको फ्लेक्सिबल बनाता है। जब आप एक ही प्लान पर अटके रहते हो तो थोड़ी सी समस्या आने पर पूरा प्लान टूट जाता है, लेकिन जब आप मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हो तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन होना मतलब पावर होना, और ऑप्शंस तभी बनती हैं जब आप टेस्टिंग माइंडसेट अपनाते हो। लाइफ एक मूविंग रिवर की तरह है, ये हर पल बदल रही है। जो स्ट्रैटेजी आज काम कर रही है कल यूजलेस हो सकती है। जो स्किल आज सबसे वैल्यूएबल है वो आने वाले 2 सालों में आउटडेटेड हो सकती है। इसलिए एक्सपेरिमेंटेशन आपकी अडेप्टेबिलिटी और सर्वाइवल दोनों को बढ़ाता है।
आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड रहते हो क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी चेंज और अनसर्टेनिटी से कंफर्टेबल हो चुका होता है। एक और बात, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो फन भी आता है। रूटीन लाइफ बोरिंग हो सकती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं। हर एक्सपेरिमेंट एक छोटी एडवेंचर की तरह होता है। आपको नहीं पता आउटकम क्या होगा, लेकिन आप ये जानते हो कि आउटकम आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल सिखाएगा। इससे लाइफ इंटरेस्टिंग बनती है और आपका ग्रोथ कर्व ऊपर जाता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन का सबसे बड़ा फायदा है कि ये आपको सेल्फ डिस्कवरी तक ले जाता है। कई लोग ये अस्यूम कर लेते हैं कि उनकी एबिलिटीज लिमिटेड हैं, उनकी पोटेंशियल फिक्स्ड है, लेकिन जब आप एक एक एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको खुद में हिडन टैलेंट दिखने लगता है। आप रियलाइज करते हो कि आप जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा कैपेबल हो। ये कॉन्फिडेंस किसी लेक्चर या मोटिवेशनल वीडियो से नहीं आता। ये कम्स फ्रॉम एक्शन, फ्रॉम ट्राइंग, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग। अब बात करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंटेशन अप्रोच को लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी बिग गोल को छोटे एक्शन एक्सपेरिमेंट्स में डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राइटिंग सीखना चाहते हो तो खुद को 500 वर्ड्स का डेली एक्सपेरिमेंट दो। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो बिना परफेक्ट प्रोडक्ट बनाए पहले 5 लोग ढूंढो जो आपकी सर्विस ट्राई करें। अगर आप फिटनेस शुरू करना चाहते हो तो 30 डेज का स्मॉल वर्कआउट एक्सपेरिमेंट करो। अगर आप कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हो तो हर दिन 5 मिनट मिरर प्रैक्टिस का एक्सपेरिमेंट करो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक्सपेरिमेंट मेजरेबल होना चाहिए ताकि आप सीख सको कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। हर एक्सपेरिमेंट के बाद अपने आप से 3 सिंपल क्वेश्चंस पूछो। 1, व्हाट वर्कड? 2, व्हाट डिडंट वर्क? 3, व्हाट विल आई ट्राई नेक्स्ट? ये 3 सवाल आपके ग्रोथ इंजन को अनस्टॉपेबल बना देंगे। इस माइंडसेट में आप हर स्टेप को प्रोग्रेस की तरह देखते हो, चाहे रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव। सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट्स की एक लंबी चेन है। जितनी लंबी चेन होगी उतना बड़ा सक्सेस मिलेगा। लोग सिर्फ फाइनल सक्सेस देखते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उसके पीछे कितने टेस्ट्स, कितने फेलियर्स और कितने लर्निंग्स छिपी होती हैं। एक्सपेरिमेंटेशन आपकी रियल टीचर है, साइलेंट, प्रैक्टिकल, ऑनेस्ट और पावरफुल। इसलिए लाइफ में एक रूल बना लो, स्टार्ट स्मॉल, टेस्ट फास्ट, लर्न क्विकली। परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, परफेक्ट नॉलेज का वेट मत करो। बस शुरू करो, ट्राई करो, फॉल करो, राइज करो और आगे बढ़ते जाओ। यही फॉर्मूला है किसी भी फील्ड में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने का। एक्सपेरिमेंटेशन आपको अनस्टॉपेबल बनाती है क्योंकि आप हर बार एक वर्जन बेटर बनते जाते हो। वर्जन 1.0 से वर्जन 10.0 तक। और यही कंटिन्यूअस अपग्रेडिंग ही असली सक्सेस है। आखिर में याद रखो, आपका सबसे बड़ा एनिमी आपका फेलियर नहीं है। आपका सबसे बड़ा एनिमी आपका न शुरू करना है। जो लोग एक्सपेरिमेंटिंग करते रहते हैं वो दुनिया के किसी भी बदलाव को अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं। इसलिए आज ही अपनी लाइफ में पहला छोटा एक्सपेरिमेंट डिसाइड करो और बस शुरू हो जाओ। यू विल बी अमेज्ड हाउ फार यू कैन गो। हमारी लाइफ में अक्सर लोग 2 एक्सट्रीम सोच में फंस जाते हैं। या तो वो इतना सेफ खेलते हैं कि कोई रिस्क ही नहीं लेते, या फिर वो इतने बड़े रिस्क ले लेते हैं कि एक बार की फेलियर उन्हें हिलाकर रख देती है। लेकिन सक्सेसफुल लोग एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। वो रिस्क लेते हैं, लेकिन ऐसे रिस्क जो उन्हें नुकसान तो पहुंचाए पर खत्म नहीं करें, यानी फेल ऑन अ सर्वाइवेबल स्केल। इसका सिंपल मतलब है कि ऐसे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो जिनमें फॉल हो भी जाए तो आप फिर से उठ सको। आपकी एनर्जी, मनी, कॉन्फिडेंस या लाइफ डायरेक्शन कुछ भी टूटे नहीं। छोटे छोटे मैनेजेबल फेलियर्स ही फ्यूचर सक्सेस की सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनते हैं। जब आप छोटे स्केल पर फेल होने की परमिशन खुद को देते हो तो आप बिना डर के आगे बढ़ते हो। ये डर कम हो जाता है कि अगर मैंने ट्राई किया और फेल हो गया तो क्या होगा, क्योंकि आप जानते हो कि आपका फेलियर ऐसा नहीं है जिससे आपकी पूरी लाइफ कोलैप्स हो जाएगी। ये सिर्फ एक छोटे मक्खी के काटने जैसा है। थोड़ा दर्द, थोड़ा इरिटेशन, लेकिन कोई परमानेंट डैमेज नहीं। यही माइंडसेट आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। सर्वाइवेबल फेलियर्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको रियल वर्ल्ड डेटा देते हैं। जीवन कोई मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं है जिसमें एक फॉर्मूला हर जगह काम करे। यहां हर सिचुएशन नए लेसन्स देती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो परफेक्ट प्लान बनाने में साल मत लगा दो। पहले एक छोटा वर्जन टेस्ट करो, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एक छोटी सर्विस,
एक लिमिटेड टाइम ऑफर। अगर ये फेल भी हो जाए तो लॉस मिनिमम होगा, थोड़े पैसे, थोड़े टाइम, थोड़े एनर्जी, लेकिन जो सीख मिलेगी वो प्राइसलेस होगी। ये सीख फ्यूचर में आपको लाखों का फायदा दिला सकती है। फेलिंग ऑन अ सर्वाइवेबल स्केल का मतलब कावर्ड बनना नहीं है, ये स्मार्ट बनना है। इससे आप कैलकुलेट करना सीखते हो कि किस जगह कितना रिस्क लेना है। जैसे आप जिम में अचानक 100 किलो नहीं उठाते, पहले 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो से शुरू करते हो। अगर 20 किलो पर आपकी बैक स्ट्रेन भी हो जाए तो डैमेज कम होगा, रिकवर होना आसान होगा। यही प्रिंसिपल लाइफ में भी अप्लाई होता है। बड़े गोल्स अचीव करने के लिए छोटे, सेफ, इंटेलिजेंट फेलियर्स मैंडेटरी होते हैं। अगर आप छोटे लेवल पर गिरना नहीं सीखोगे तो बड़े लेवल पर गिरना आपको बुरी तरह हर्ट कर देगा। सर्वाइवेबल फेलियर्स आपकी ईगो को भी कंट्रोल में रखते हैं। ईगो तभी टूटती है जब आप बहुत बड़ा रिस्क लेकर फेल हो जाते हो और आपका सेल्फ इमेज पूरी तरह क्रम्बल हो जाता है। लेकिन जब आप स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट्स में फेल होते हो तो वो फेलियर लर्निंग जैसा लगता है, इंसल्ट जैसा नहीं। आप इंटरनल स्ट्रेंथ बिल्ड करते हो। आप फेलियर को आइडेंटिटी नहीं बनाते, आप उसे प्रोसेस बनाते हो। और यही वर्ल्ड क्लास अचीवर्स का सीक्रेट होता है। अब सवाल आता है कि सर्वाइवेबल फेलियर होता कैसा है? ये वो फेलियर है जो आपकी कोर रिसोर्सेज को नुकसान न पहुंचाए। जैसे आपका टाइम मैनेजेबल रहे, पैसा अफोर्डेबल रहे, सोशल इमेज टूटी ना हो, और सबसे जरूरी आपका मेंटल हेल्थ सेफ रहे। आपका एक्सपेरिमेंट फेलियर बने लेकिन आप नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हो तो शुरुआत में हाई एंड कैमरा मत खरीदो, पहले फोन से स्टार्ट करो। अगर आपको लगा कि कंटेंट क्रिएशन आपके लिए नहीं है तो आपका लॉस 0 होगा। इसी तरह अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो पहले 2 से 3 महीने का छोटा कोर्स लो, पूरा साल खर्च मत करो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं लगा तो आपने सिर्फ थोड़ा टाइम लूज किया, लाइफ नहीं। फेलिंग ऑन अ सर्वाइवेबल स्केल आपको एक्सपेरिमेंटेशन का करेज देता है। जब आपको पता होता है कि आपका टेस्ट छोटा है, रिवर्सिबल है और आपको खत्म नहीं करेगा, तो आप ज्यादा बोल्ड डिसीजंस लेते हो। आप एक्सप्लोर करते हो कि क्या क्या पॉसिबल है, और यही एक्सप्लोरेशन आपको ऐसे रास्तों तक ले जाती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। स्मॉल फेलियर्स फ्यूचर में बड़े रिस्क्स को भी इजी बनाते हैं। जब आप बार बार छोटे लेवल पर गिरते हो तो आपका नर्वस सिस्टम उस गिरने की आदत डाल लेता है। आपका ब्रेन समझ जाता है कि फेलियर डेंजरस नहीं है, सिर्फ अनकंफर्टेबल है। ये डिस्कम्फर्ट हैंडलिंग करने की कैपेसिटी आपका इनर पावर बन जाती है। जब दूसरों को छोटे फेलियर से डर लगता है, आप उन्हें स्माइल के साथ हैंडल कर लेते हो। फेल ऑन अ सर्वाइवेबल स्केल का एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी है। ये आपको मोमेंटम चलाए रखने में मदद करता है। बड़े फेलियर्स मोमेंटम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे किसी का एक बड़ा बिजनेस फेल हुआ, वो सालों तक डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन छोटे फेलियर्स आपको रोकते नहीं हैं। आप अगले ही दिन फिर उठते हो, फिर ट्राई करते हो, फिर सीखते हो। मोमेंटम सक्सेस का असली इंजन है और ये इंजन छोटे फेलियर्स से ही फ्यूल पाता है। लाइफ में अगर आप ऐसे फेलियर्स चुनते हो जिन्हें सरवाइव किया जा सकता है तो आप ट्रेनिंग मोड में रहते हो। ये ट्रेनिंग आपको दुनिया की किसी भी अनसर्टेनिटी के लिए तैयार कर देती है। फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आपका अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाता है जब आप छोटे छोटे फेलियर्स झेलते हो। ये अडेप्टेबिलिटी आपको उन लोगों से 1000 गुना आगे ले जाती है जो परफेक्ट प्लान के इंतजार में बैठे रह जाते हैं। अब बात यह सोचने की है कि सर्वाइवेबल स्केल कैसे डिसाइड किया जाए। इसके लिए एक सिंपल रूल है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट फेल होने पर आपकी नींद, आपकी पैसे की सेफ्टी या आपका मेंटल स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाए तो वो सर्वाइवेबल स्केल नहीं है। अगर फेलियर होने पर आपको बस इतना दुख हो कि यार चलो कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर करूंगा, तो वो पूरी तरह सर्वाइवेबल है। ये डिफरेंस समझना आपको स्मार्ट एक्सपेरिमेंटर बनाता है। सर्वाइवेबल फेलियर्स की ब्यूटी ये है कि ये आपको उसी जगह मारते हैं जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। जैसे अगर आपका पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो आपको पता चलता है कि वॉइस एनर्जी बढ़ानी है या कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। अगर आपका मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो आपको पता चलता है कि ऑडियंस कहाँ है। हर फेलियर एक लेजर फोकस्ड फीडबैक देता है जो कोई बुक या वीडियो नहीं दे सकती। जब आप सर्वाइवेबल स्केल पर फेल करते हो तो आप खुद पर ट्रस्ट भी बिल्ड करते हो। आप खुद को प्रूव करते हो कि मैं फेल हो सकता हूं और फिर भी आगे बढ़ सकता हूं। ये इंटरनल ट्रस्ट ही लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स का बैकबोन है। विदाउट ट्रस्ट रिस्क लेना इम्पॉसिबल है और बिना रिस्क के
एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करना भी इम्पॉसिबल है। अगर आप सक्सेसफुल लोगों की जर्नी देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। उन्होंने छोटी छोटी गलतियां की, छोटी छोटी एक्सपेरिमेंट्स की, छोटे छोटे लॉसेस झेले, लेकिन उनका ग्रोथ कर्व नॉन स्टॉप रहा। ये स्मॉल लॉसेस एक्चुअली उनकी लाइफ को सुरक्षित बनाते हैं, क्योंकि जब कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आता है तो वो उस रिस्क को कॉन्फिडेंटली लेते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्होंने खुद को छोटे फेलियर्स में ट्रेन किया है, अब बड़ा गेम खेलने का टाइम है। फेल ऑन अ सर्वाइवेबल स्केल का एक हिडन बेनिफिट और है, ये आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाता है। जब रिस्क छोटा होता है तो माइंड खुल जाता है। आप बोल्ड आइडियाज ट्राई करते हो, क्रेजी कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हो, नए तरीके इन्वेंट करते हो। क्रिएटिविटी तभी आती है जब डर कम हो, और डर तभी कम होता है जब फेलियर मैनेजेबल हो। सोचो, अगर आप जानते हो कि गिरने पर कुछ नहीं बिगड़ेगा तो आप ज्यादा ऊंचा कूदोगे। यही बेसिक साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटेशन की है। सर्वाइवेबल स्केल फेलियर्स का एक सोशल एडवांटेज भी है। लोग बड़े फेलियर्स पर जजमेंटल हो जाते हैं, लेकिन छोटे फेलियर्स अक्सर अननोटिस्ड रहते हैं। आप क्वाइटली सीखते जाते हो, क्वाइटली ग्रो करते जाते हो, और एक दिन सडनली लोग आपको सक्सेसफुल देखकर कहते हैं, यार तू तो बहुत लकी है। उन्हें नहीं पता होता कि ये लक एक्चुअली 200 छोटे फेलियर्स का एक्यूमुलेटेड रिजल्ट है। लाइफ में जब आप सर्वाइवेबल स्केल पर 200 छोटे फेलियर्स का एक्यूमुलेटेड रिजल्ट है। लाइफ में जब आप सर्वाइवेबल स्केल पर फेल करते हो तो आप रिस्क से दोस्ती कर लेते हो। रिस्क अब स्केरी नहीं लगता, वो आपका टीचर बन जाता है, और ये टीचर आपको ऐसे लेसन्स देता है जिनसे आप अनशेकेबल बन जाते हो। अंत में ये कॉन्सेप्ट एक पावरफुल रिमाइंडर है कि सक्सेस का रास्ता बड़े ग्राउंड ब्रेकिंग मूव्स से नहीं बनता, बल्कि छोटे छोटे सेफ एक्सपेरिमेंट्स से बनता है। बड़े गोल्स की तरफ छोटे फेलियर्स एक स्टेयरकेस की तरह काम करते हैं। हर स्टेप आपको अगले लेवल के क्लोजर ले जाता है। इसलिए आज से अपने लाइफ रूल्स में एक नया रूल ऐड कर लो। फेल स्मॉल, फेल फास्ट, लर्न बिग। यही स्ट्रेटेजी आपको बिना टूटे, बिना रुके लगातार आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब आप सरवाइव करने लायक स्केल पर गलतियां करते हो तो आपका ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाता है, और एक दिन जब आप बड़ी लीप लोगे, लोग सोचेंगे ये मैजिक है, लेकिन आप जानोगे ये मैजिक नहीं, आपके छोटे छोटे सर्वाइवेबल फेलियर्स की लंबी यात्रा है। बहुत से लोग अपनी लाइफ में मेहनत तो करते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं कर पाते। वो बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही। इसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, बल्कि ये कि वो फीडबैक नहीं लेते, या लेते भी हैं तो ऑनेस्टली नहीं लेते। असल ट्रूथ ये है कि फीडबैक एक मिरर की तरह होता है जो आपको वो दिखाता है जो आप खुद में नहीं देख पाते। इसलिए अगर किसी भी फील्ड में पावरफुल ग्रोथ चाहिए तो आपको एक हैबिट बनानी होगी, सीक फीडबैक रिलेंटलेसली, यानी फीडबैक को अग्रेसिवली, लगातार और बिना ईगो के लेना। फीडबैक ग्रोथ का असली शॉर्टकट है, क्योंकि ये आपको रियल टाइम रियलिटी दिखाता है। हम सब अपनी नजर से खुद को परफेक्ट समझते हैं, पर दुनिया हमें किस तरह देखती है, हमारी स्किल कैसी लगती है, हमारा वर्क कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये सिर्फ फीडबैक से पता चलता है। फीडबैक वो चीज है जो आपकी इनविजिबल मिस्टेक्स को विजिबल बनाती है, और जब मिस्टेक दिखाई देती है तभी उसे ठीक किया जा सकता है। इमेजिन करो कि एक क्रिकेट प्लेयर प्रैक्टिस तो कर रहा है, बट कोई कोच नहीं है जो बोले कि उसके हाथ का एंगल गलत है, उसका फुटवर्क स्लो है, उसकी टाइमिंग वीक है। उस प्लेयर को खुद लगता रहेगा कि वो प्रैक्टिस में अच्छा खेल रहा है, पर असली मैच में वो फेल हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस में सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है पर फीडबैक में ट्रूथ होता है। यही डिफरेंस आपकी लाइफ में भी अप्लाई होता है। फीडबैक आपकी ब्लाइंड स्पॉट्स को रिवील करता है। ब्लाइंड स्पॉट्स का मतलब वो एरिया जहां आप गलती कर रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं। ये वही रीजन है जिससे बहुत से लोग सालों तक हार्ड वर्क करते हैं लेकिन रिजल्ट एवरेज रहता है। वो ये सोचते रहते हैं कि मैंने तो पूरा एफर्ट दिया है, लेकिन रिजल्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि उनके एफर्ट में कुछ मिसिंग होता है, और उस मिसिंग पार्ट को सिर्फ फीडबैक ही दिखा सकता है। फीडबैक एक तरह का एक्सटर्नल इंटेलिजेंस है। आपके पास दुनिया की नजर से नॉलेज आती है। हर सक्सेसफुल क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर, राइटर, लीडर, आर्टिस्ट और परफॉर्मर लगातार फीडबैक लेते हैं। वो ये जानते हैं कि जो वो खुद देख सकते हैं उसकी सीमा है, लेकिन जब बाहर के लोग उनकी मिस्टेक्स या इंप्रूवमेंट्स बताते हैं तो उनकी अवेयरनेस मल्टीप्लाई हो जाती है। फीडबैक से डरने का सबसे बड़ा रीजन ईगो होता है। ईगो कहती है कि मैं परफेक्ट हूं, मुझे पता है, कोई मुझे क्यों बताएगा।
लेकिन ग्रोथ का पहला रूल है ईगो डाउन, लर्निंग अप। ईगो और लर्निंग एक साथ सरवाइव नहीं कर सकते। या तो आप ईगो को बचाओगे या इंप्रूवमेंट को अपनाओगे। हर बार चुनना आपको ही है। जब आप फीडबैक को ओपन माइंड से लेते हो तो ये आपको असली कॉन्फिडेंस देता है। हाँ, शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगता है। किसी को ये सुनना अच्छा नहीं लगता कि ये गलत है, ये इंप्रूव कर सकता है, ये परफेक्ट नहीं है। लेकिन अनकंफर्टेबल फीडबैक ही रियल फीडबैक होता है। जो सिर्फ तारीफ करता है वो फ्रेंड है, लेकिन कोच नहीं। ग्रोथ के लिए आपको ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो आपके सामने सच बोलें, इवन अगर वो सच थोड़ा चुभता हो। फीडबैक सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं है, ये डायरेक्शन है। बिना फीडबैक इंसान अंधेरे में तीर चलाता है। फीडबैक आपको बताता है कि यू आर गोइंग राइट या यू आर गोइंग रॉन्ग। ये आपकी कोशिशों को अलाइन करता है, आपके एक्शंस को शार्प बनाता है। इमेजिन करो यदि आप हर काम के बाद फीडबैक लो, हर प्रोजेक्ट के बाद लर्न करो, हर कॉन्वर्जेशन के बाद रिफ्लेक्ट करो, तो आप कितनी तेज ग्रोथ कर सकते हो। फीडबैक को एक्टिवली ढूंढना एक स्किल है। बजाय ये इंतजार करने के कि लोग खुद बताएंगे, आपको खुद पूछना पड़ता है, हाउ वॉज इट, वट कैन आई इम्प्रूव, वट डिडंट वर्क, वट वुड यू चेंज, व्हाट्स वन थिंग आई कुड डू बेटर। ये सिंपल क्वेश्चंस आपको अगले लेवल पर ले जाते हैं। फीडबैक में दो प्रकार के लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ऑनेस्ट हों और जो एक्सपर्ट हों। ऑनेस्ट लोग आपको सच बताएंगे, भले वो अनकंफर्टेबल हो। एक्सपर्ट लोग आपको वो बताएंगे जो टेक्निकली करेक्ट हो। आदर्श रूप से आपका फीडबैक सिस्टम इन दोनों का मिक्स होना चाहिए। न सिर्फ फ्रेंड्स, न सिर्फ हेटर्स, न सिर्फ ऑडियंस, बल्कि वो लोग जो जेन्युइनली चाहते हैं कि आप ग्रो करो। फीडबैक को लेना आधा काम है, दूसरे आधे का नाम है एक्शन। अगर आप फीडबैक लेते तो हो, लेकिन उस पर काम नहीं करते तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। फीडबैक तभी काम करेगा जब आप उस पर कंसिस्टेंट एक्शन करो, जिसके बाद आप फिर से नया फीडबैक लो, फिर से रिफाइन करो। ये साइकिल रिपीट होने से आपकी स्किल्स शार्प होती जाती है। यही साइकिल टॉप परफॉर्मर्स फॉलो करते हैं। फीडबैक, इंप्रूव, प्रैक्टिस, फीडबैक, फिर इंप्रूव। जब आप फीडबैक को बिना इंसल्ट समझे लेते हो, तब आप मेंटली स्ट्रांग बनने लगते हो। दुनिया में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसने ग्रेटनेस हासिल की हो और जिसके पास स्ट्रांग फीडबैक लूप ना हो। चाहे स्टीव जॉब्स हो, इलॉन मस्क हो, सचिन तेंदुलकर हो या कोई भी ग्लोबल अचीवर, सब अपनी टीम, मेंटोर्स, यूजर्स और क्रिटिक्स से फीडबैक लेते हैं। उनका हर वर्जन पहले से बेहतर इसलिए बनता है क्योंकि वो क्रिटिसिज्म से डरते नहीं, बल्कि उसे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। फीडबैक आपको फास्ट मिस्टेक्स करने में मदद करता है। अगर आप अपनी गलती खुद 1 साल बाद पहचानते तो हो, लेकिन कोई आपको वही गलती 10 मिनट में बता दे तो आपका 1 साल बच जाता है। फीडबैक आपके लर्निंग को 10 गुना स्पीड दे देता है। लर्निंग अकेले पॉसिबल है, लेकिन फास्ट लर्निंग फीडबैक के बिना पॉसिबल नहीं है। फीडबैक आपको ह्यूमिलिटी भी सिखाता है। ह्यूमिलिटी मतलब ग्राउंडेड होना, ओपन माइंडेड रहना, सीखने के लिए तैयार रहना। हम्बल लोग हमेशा ज्यादा ग्रो करते हैं क्योंकि वो क्रिटिसिज्म को पर्सनली नहीं लेते। वो ये नहीं सोचते कि मुझे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो सोचते हैं मेरी स्किल को अपग्रेड करने का चांस मिला है। यही पर्सपेक्टिव सक्सेसफुल लोगों को एवरेज लोगों से अलग करता है। फीडबैक इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कम करता है। जब आप खुद इंप्रूवमेंट पॉइंट्स लिखते हो तो आपको हमेशा लगता है कि ठीक हूं, ठीक कर लूंगा। लेकिन जब दूसरे लोग वही पॉइंट बोलते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि ये रियल इशू है। इसी क्लैरिटी से आप राइट टारगेट पर काम करते हो, बिना एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट किए। फीडबैक का एक हिडन बेनिफिट ये है कि इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब आप लोगों से ओपन फीडबैक मांगते हो तो वो आप पर ट्रस्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति सीखने को तैयार है, ईगो नहीं रखता, मैच्योर है, ग्रोथ माइंडसेट वाला है। ये बिहेवियर आपको रिलेशनशिप्स, कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप्स और अपॉर्चुनिटीज में भी पावरफुल बना देता है। फीडबैक को लेने का प्रोफेशनल वे ये है कि आप उसे इमोशनली नहीं, लॉजिकली सुनो। अगर फीडबैक हार्श हो तब भी अपने माइंड को काल्म रखकर एनालाइज करो कि क्या इसमें कुछ सच्चाई है, क्या इसमें कोई पैटर्न है, क्या ये इंप्रूवमेंट के लायक पॉइंट है। अनेक बार हार्श फीडबैक भी आपके करियर का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट बन जाता है। फीडबैक को रिजेक्ट करने का मतलब है ग्रोथ को रिजेक्ट करना। बहुत लोग इसलिए इंप्रूव नहीं कर पाते क्योंकि वो खुद को ही सब कुछ समझते हैं। वो क्रिटिसिज्म को पर्सनल अटैक मान लेते हैं। लेकिन सच ये है कि दुनिया में हर स्किल अनलिमिटेड इंप्रूवमेंट की अनुमति देती है। कोई भी स्किल्स की लिमिट नहीं होती।
और फीडबैक इस अनलिमिटेड जर्नी का फ्यूल है। फीडबैक के बिना मिस्टेक्स इनविजिबल रहती हैं और इनविजिबल मिस्टेक्स बार बार रिपीट होती हैं और रिपीट होने वाली मिस्टेक्स आपके ग्रोथ को स्लो या पूरा रोक देती हैं। फीडबैक मिस्टेक्स को स्पॉटलाइट में लाता है और कहता है ये ठीक कर लो वरना आगे डैमेज होगा। इसे इग्नोर करने का मतलब है भविष्य की परेशानी को इनवाइट करना। फीडबैक को अपनाना सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है। सेल्फ अवेयरनेस सबसे पावरफुल ह्यूमन एबिलिटी है। जितना ज्यादा आप खुद को समझते हो उतना अच्छा आप परफॉर्म करते हो। फीडबैक आपको मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करता है। ये बताता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, आपका पैटर्न कैसा है, आप कहाँ शाइन कर सकते हो। अब प्रैक्टिकल बात, फीडबैक को डेली लाइफ में कैसे इंक्लूड किया जाए। हर काम के बाद 5 मिनट की प्रतिबिंब करो। व्हाट वेंट वेल, व्हाट डिडंट गो वेल, व्हाट्स वन थिंग आई कैन इंप्रूव टुमारो। हर वीक एक ट्रस्टेड पर्सन से ऑनेस्ट रिव्यू लो। अपने काम का ट्रायल ऑडियंस से फीडबैक लो। अपनी फेलियर्स को फीडबैक की तरह देखो। क्रिटिसिज्म को भी फिल्टर करके यूजफुल सिग्नल्स निकालो। ये प्रोसेस धीरे धीरे आपके ब्रेन को ट्रेन कर देगा। आप नेचुरली फीडबैक फ्रेंडली बन जाओगे। आपको क्रिटिसाइज होने में डिस्कम्फर्ट नहीं लगेगा, बल्कि आप एक्साइटमेंट महसूस करोगे कि चलो आज भी कुछ नया सीखने को मिला। एक टाइम आता है जब आपको फीडबैक की एडिक्शन हो जाती है, पॉजिटिव वाली। आप ग्रोथ के लिए इतने हंग्री हो जाते हो कि हर जगह से सीखने लगते हो। यही वो स्टेज होती है जहां आपका ट्रांसफॉर्मेशन रियल सेंस में शुरू होता है। अंत में याद रखो, फीडबैक ग्रोथ का ऑक्सीजन है। अगर आप फीडबैक अवॉइड करोगे तो आप स्लो प्रोग्रेस करोगे। अगर आप फीडबैक समझोगे तो आप स्टेबल प्रोग्रेस करोगे। लेकिन अगर आप फीडबैक को रिलेंटलेसली सीख करोगे तो आपकी ग्रोथ एक्सप्लोजन की तरह होगी। यह हैबिट आपको उन 1% लोगों में लाती है जो एवरेज नहीं रहते, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं। इसलिए फीडबैक से भागो मत, उसे ढूंढो, उसे अपनाओ, उसे अप्लाई करो। क्योंकि फीडबैक सिर्फ इंप्रूवमेंट नहीं देता, ये आपको आपकी बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पुश करता है। दुनिया जितनी मॉडर्न होती जा रही है उतनी ही कॉम्प्लेक्स भी होती जा रही है। प्रॉब्लम्स अब सिंपल नहीं रही कि एक व्यक्ति बैठकर एक परफेक्ट सॉल्यूशन दे दे। चाहे इकोनॉमी की बात हो, टेक्नोलॉजी की, एनवायरनमेंट की, सोसाइटी की या इवन पर्सनल लाइफ की, सभी जगह सिस्टम्स इतने मल्टी लेयर्ड और इंटरकनेक्टेड हैं कि एक अकेला लीडर, एक अकेली अथॉरिटी या एक सेंट्रल ब्रेन सब कुछ ठीक नहीं कर सकता। यही रीजन है कि आज का सबसे बड़ा ट्रूथ है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स नीड डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशंस। इसका सिंपल मतलब, बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड समस्याएं ऊपर से कंट्रोल करके नहीं, बल्कि नीचे से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स, आइडियाज और सॉल्यूशंस के जरिए सॉल्व होती हैं। इमेजिन करो एक जायंट मशीन है जिसके हजारों पार्ट्स हैं। अगर एक आदमी उसे एक कमरे से कंट्रोल करने की कोशिश करे तो वो फेल होगा। लेकिन अगर हर पार्ट का खुद का स्मॉल ब्रेन हो और वो अपने अपने लोकल प्रॉब्लम्स को मैनेज करते रहे तो पूरी मशीन स्मूथली चलती रहती है। दुनिया इसी तरह काम करती है। लोकल लेवल इंटेलिजेंस ही ग्लोबल सॉल्यूशंस की बैकबोन बनती है। टॉप डाउन कंट्रोल यानी ऊपर बैठा लीडर डिसीजंस ले और नीचे लोग ब्लाइंडली फॉलो करें। यह मॉडल पुराने समय में काम करता था क्योंकि दुनिया सिंपल थी, इंफॉर्मेशन स्लो थी, प्रॉब्लम्स लीनियर थी और सिस्टम्स प्रिडिक्टेबल। लेकिन आज इंफॉर्मेशन का फ्लो तेज है, प्रॉब्लम्स डायनामिक हैं और सॉल्यूशंस अनप्रिडिक्टेबल। अब एक ही सही आंसर नहीं होता, मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स होते हैं और पता तभी चलता है कि कौन सा काम करेगा जब उसे ग्राउंड लेवल पर ट्राई किया जाए। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये होती है कि उनका नेचर चेंज होता रहता है, जैसे क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रैफिक, एजुकेशन गैप्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज। ये सब ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका कोई सिंगल मास्टर प्लान काम नहीं कर सकता। अगर सेंट्रल अथॉरिटी एक प्लान बनाए तो फील्ड में काम करने वाले लोग कहेंगे ये ग्राउंड रियलिटी से मैच ही नहीं कर रहा। यही डिसेंट्रलाइजेशन का पावर है। जो लोग प्रॉब्लम के सबसे पास होते हैं वही सबसे गुड सॉल्यूशंस बना सकते हैं। बॉटम अप ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि छोटे छोटे लोकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं, हर जगह अलग सॉल्यूशन ट्राई किया जाए, स्मॉल स्केल टेस्टिंग हो और जो बेस्ट काम करे उसे स्केल किया जाए। ये बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जैसा है। नेचर बहुत सारे वेरिएशंस बनाती है और जो सबसे अडेप्टिव होता है वही सर्वाइव करता है। इसी तरह सोसाइटी, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, स्टार्टअप्स, गवर्नमेंट्स सब तब ज्यादा इफेक्टिव बनते हैं जब वो डिसेंट्रलाइज होकर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स अलाउ करते हैं।
अगर हर डिसीजन एक ही लीडर पर निर्भर हो तो उस लीडर की नज़र लिमिटेड होती है। एक इंसान चाहे कितनी नॉलेज रखे, उसकी अंडरस्टैंडिंग फाइनाइट होती है। लेकिन जब हजारों दिमाग, हजारों लोग, हजारों स्मॉल टीम्स अपने अपने एरिया में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो आइडियाज़ की स्पीड 100 गुना बढ़ जाती है। डिवर्सिटी ऑफ थिंकिंग इनोवेशन का फ्यूल बन जाती है। एक जगह फेल हुआ आइडिया दूसरी जगह काम कर सकता है। एक जगह सक्सेस मिला आइडिया किसी दूसरे क्षेत्र में भी रेवोल्यूशनरी चेंज ला सकता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स की ब्यूटी ये है कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर कोई प्लान फेल हो जाता है तो सिर्फ वही स्मॉल पार्ट फेल होता है, पूरी सिस्टम कोलैप्स नहीं होती। लेकिन सेंट्रलाइज सिस्टम्स फ्रेजाइल होते हैं। एक मिस्टेक पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। यही रीजन है कि स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी कंपनीज डिसेंट्रलाइज टीम्स बनाती हैं। उन्हें पता होता है कि क्रिएटिविटी तब ब्लूम करती है जब लोगों को ऑटोनॉमी और फ्रीडम मिलती है। अब इमेजिन करो कि आप एक कंपनी चला रहे हो और हर छोटे काम के लिए अप्रूवल टॉप मैनेजमेंट से लेना पड़ता है। तो सोचो कितना स्लो प्रोसेस होगा। क्रिएटिविटी मरेगी, स्पीड मरेगी, मोटिवेशन मरेगी। लेकिन अगर टीम मेंबर्स को डिसीजन लेने की पावर दी जाए तो वो इंस्टेंटली एक्शन ले पाते हैं, इंस्टेंटली इंप्रूवमेंट कर पाते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स टाइम नहीं देती, स्लो डिसीजंस अबास डेड डिसीजंस। सोसाइटी में भी यही रूल चलता है। एक कंट्री तभी डेवलप होती है जब लोकल कम्युनिटीज को डिसीजन मेकिंग पावर दी जाती है। गांव अपने हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करें, सिटीज अपने हिसाब से, स्कूल्स अपनी जरूरतों के हिसाब से। एजुकेशन का एक ही पैटर्न पूरे देश पर लागू करने से नहीं चलेगा। हर रीजन की नीड अलग है। हेल्थ केयर का वन साइज फिट्स ऑल मॉडल काम नहीं करेगा क्योंकि हर इलाके की लाइफस्टाइल, डिजीजेस और रिसोर्सेज अलग हैं। जब पावर नीचे तक पहुंचती है तभी सॉल्यूशंस रियल बनते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अक्सर अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स देती हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंटेशन जरूरी है। डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंटेशन को अलाउ करता है। टॉप डाउन स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंटेशन को किल करता है। बॉटम अप सिस्टम्स रिस्क को डिवाइड कर देते हैं। हर जगह छोटा रिस्क, छोटा लॉस, लेकिन बड़ा लर्निंग आउटकम। देखो नेचर ही डिसेंट्रलाइज्ड है। पेड़ अपनी शाखाओं से स्मार्ट तरीके से पानी खींचते हैं। हर पत्ता खुद फोटोसिंथेसिस करता है। हर सेल अपना डिसीजन लेता है। नेचर सेंट्रलाइज्ड होती तो एक छोटा सा एरर पूरी स्पीसीज को खत्म कर देता। इंसानों ने जब भी नेचर से लड़कर रिजिड सिस्टम्स बनाए वो ब्रेक डाउन हुए। लेकिन जब सिस्टम्स नेचर के डिसेंट्रलाइज्ड लॉजिक को फॉलो करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी से फाइट नहीं करनी पड़ती, उसे मैनेज किया जा सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशंस में क्रिएटिविटी अनलिमिटेड होती है क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लोकल एक्सपीरियंस और ब्रेन पावर लेकर आता है। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन स्टैंडर्डाइज्ड नहीं, कस्टमाइज्ड होते हैं। कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस ज्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि वो उस जगह की एग्जैक्ट जरूरतों को पूरा करते हैं। सोचो अगर किसी स्कूल की प्रॉब्लम डिसिप्लिन है, किसी दूसरी स्कूल की प्रॉब्लम रिसोर्सेज है और तीसरी स्कूल की प्रॉब्लम मोटिवेशन की है, तो एक ही नेशनल पॉलिसी क्या इन तीनों को सॉल्व कर सकती है? बिल्कुल नहीं। सॉल्यूशंस तब काम करेंगे जब हर स्कूल को अपने इश्यूज पर स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने की अनुमति मिलेगी। इसी तरह बिजनेस में भी कॉम्प्लेक्स मार्केट्स को सेंट्रलाइज्ड स्ट्रैटेजीज से नहीं जीता जा सकता। हर रीजन, हर कस्टमर सेगमेंट, हर प्लेटफॉर्म अलग बिहेवियर दिखाता है। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन टीम्स को एम्पावर करता है कि वो अपने लोकल डेटा देखकर डिसीजंस ले। यही रीजन है कि अमेज़न लोकल टीम्स को पावर देता है, गूगल स्मॉल टीम्स में काम करता है और टेस्ला मल्टीपल सब टीम्स को इनोवेशन की फ्रीडम देती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक स्यूमेरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका स्यूमेरी एंड तक सुनने के लिए।